नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए सीधे खबरों का रुख कर लेते हैं। जो सबसे पहली खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों खासकर बच्चों के मामले को लेकर कुछ अफवाहें सामने आई हैं, लेकिन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी तरह का घबराने या डरने की आपको जरूरत नहीं है। संजय त्यागी ने बताया कि जनवरी 2026 में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई है। दिल्ली पुलिस की नीति हमेशा अपराधों की निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्टिंग की रही है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट स्थानीय थानों, ऑनलाइन माध्यम से या 112 के जरिए दर्ज कराई जा सकती है और पुलिस इन पूरे मामलों में तुरंत कार्रवाई भी करती है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में है और इस पर अब जो पुलिस का आधिकारिक बयान आया है वो आया है कि इस बार पिछले साल की तुलना में इस बार जो लापता लोग हैं वो कम, उनका रेशियो जो है वो कम है। इस पर क्या जानकारी है कृष्णा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि दिल्ली NCR में एक महीने के भीतर ही 8 से 7 लोग गायब होना एक आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से गैंग जो है लगातार जो है अपना दबदबा बनाए हुए कि दिल्ली पुलिस इस कार्रवाई नहीं करे। कल ही बीते दिन आपने देखा कि संसद चल रही थी और राज्यसभा में संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था और ये मुद्दा लापता का था। उन्होंने ये बोला कि ये उठाई थी जो है दिल्ली में चल रही है, कितने लोगों को उठाया जा रहा है, आंकड़े आपके पास है, इसका दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है और इस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए। उसकी पर जो है उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया था, लिख कर रिटर्न में भी संसद को दिया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है जो सियासत भी है वो जो है फिरती नजर आ रही है। और उसके बाद जो आज बयान आया है दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और संजय त्यागी का, जो उन्होंने इस बात पर बताया है कि जो है रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है और दिल्ली पुलिस पूरी निष्पक्षता से जो है जांच कर रही है कि जो लोग हैं वो कहाँ से गायब हुए, कैसे हुए, पूरी जांच पड़ताल चल रही है। कई टीमें गठित की गई है और उसको लेकर जल्दी जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है अपनी निगरानी बनाए हुए है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। जल्दी की गिरोह है जो ये जिस तरह से जो गिरोह बना हुआ है और लोगों को जो गायब किया जा रहा है, जो उठाया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें बड़ी जानकारी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 जनवरी से 5 जनवरी यानी जो कल का दिन बीता है उसके बीच 116 बच्चे और 1372 महिलाएं लापता हुई है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो संख्या है वो बेहद ज्यादा है। इस आंकड़े के आधार पर जो है सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म पर ये भी संदेश फैलने लगा है कि राजधानी में अचानक लापता लड़कियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। लड़कियां जिस तरह से मोदी सरकार कहती है कि देश की शान है, महिलाओं को आगे लेकर चलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा हमारी एक प्राथमिकता है, लेकिन उसी को देखते हुए अब सवाल बड़ा खड़ा होता चला जा रहा है।
जिसमें लोगों में अब डर फैल गया है, लोग असुरक्षित हो चुके हैं। अब बाहर निकलने में लोग कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से कृष्णा, जब सवाल बातचीत तो की ये तो है यही कि कितने मामले दर्ज हुए हैं, सवाल वो है ही नहीं। सवाल ये है कि आपने कितने लोगों को ढूंढा है, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कितने लोगों को खोज के निकाला है, सवाल तो ये बनता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। जो जो लापता है, उनको जो ढूंढा गया है, उनकी संख्या जो 257 बताई जा रही है, और कहीं ना कहीं जी 257 बेहद कम है। अगर दिल्ली पुलिस इस मोड़ पर कई एक महीने तक अगर लोग गायब होते हैं, 807 लोग गायब होते हैं और उसमें 257 ही मैच मिलते हैं, तो एक बड़ा सवाल निशानी है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस जो है कैसी अपने आप को युगांडा की पुलिस से कंपेयर करती है कि देश की राजधानी की जो पुलिस है वो सबसे प्रबल पुलिस है, जो मामले को 24 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन बीते 30 दिन हो चुके हैं और 30 दिन में केवल 807 मतलब 256 लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी बड़े निशान है। कहीं ना कहीं एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने जांच बताई, लेकिन जांच भी कई दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है सफलता नहीं मिल पाई है। कृष्णा, जिस दिल्ली को एक महिला संभाल रही हैं, वहां अगर महिलाएं ही गायब हो रही हैं तो ये भी एक बहुत चौंकाने वाली बात है। क्योंकि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है वो काम क्या कर रही है, ये शायद हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल, इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी भी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री जो वो महिला है, और महिला होने के नाते ही अगर महिला की सुरक्षा ना हो पाए तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, निसंदेह हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से जो है लगातार मामले आ रहे हैं कि महिलाएं गायब हो रही है, और जहां मुख्यमंत्री खुद महिला है, इस पर उनका कोई भी बयान नहीं आ रहा। आधिकारिक बयान के लिए भी जी कृष्णा, अभी जो तक है उनका कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। बिल्कुल, अभी उनका बयान की भी चर्चा की जा रही है। विपक्ष आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है कि सर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद महिला है, लेकिन खुद महिला होने के नाते मुख्यमंत्री ने खुद वायदा किया था कि हमारी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। लेकिन ये कैसी सुरक्षा है जो कि खुद मुख्यमंत्री महिला होने के नाते ही देश में सुरक्षा व्यवस्था ही बेहाल हो चुकी है। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से जो है गोली चली थी, गोली कांड आपने देखो मिली। खुद महिला मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र आता है, आपको बता दूं, शालीमार बाग में एक महिला की हत्या हो जाती है। पहले उनके पति की हत्या होती है, फिर महिला की हत्या हो जाती है। तो सरेआम गुंडे जो है महिलाओं को इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं, महिलाओं के ऊपर गन तान देते हैं, लूटपाट हो जाती है। और जो अब है, जो बड़ी खबर है कि किस तरह से गायब हो रहे हैं, और जो महिला है इनकी संख्या में ज्यादातर बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इस पर आधिकारिक जो बयान है वो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि मुख्यमंत्री खुद आकर इस मुद्दे पर बोले और वो खुद जांच के आदेश दें। हालांकि दिल्ली पुलिस के खुद एडिशनल कमिश्नर खुद बोलते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन एडिशनल कमिश्नर की बात से अगर हटाई जाए तो खुद मुख्यमंत्री का एक दायित्व होना चाहिए कि खुद जांच के आदेश दे, इससे एसआईटी की टीम गठित की जाए। तो इतनी बड़ा मुद्दा है, अगर गायब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गिरोह है, बहुत बड़ा गैंग जो है बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, क्योंकि हर जगह एक्टिव है, उसका समाधान मिलना चाहिए। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लापता व्यक्तियों की अफवाहों पर पुलिस ने ध्यान देने से भी मना किया है, लेकिन सवाल साफ है कि हमें यह आंकड़ा नहीं जानना कि कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई, हमें यह जानना है कि आपने कितने लोगों को ढूंढा है। और जहां पे मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहां पे अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार में सहयोगी मंत्री श्री राजेश नागर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की उन्नति के लिए आप निरंतर समर्पित भाव से कार्य करते रहें और जीवन में सदैव स्वस्थ एवं खुशहाल रहे, ऐसी उनकी कामना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंत्री नागर के सामाजिक और प्रशासनिक योगदान की सराहना की है, जो प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। खुले गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके से ये पूरी खबर है। दिल्ली जल बोर्ड की भारी लापरवाही
से एक युवक की जान चली गई है। देर रात ऑफिस से घर लौट रहे एक बाइक सवार कमल, जिसका नाम है, एक खुले गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये गड्ढा जल बोर्ड की मरम्मत कार्य के लिए खोदा गया था, लेकिन वहां ना तो कोई बैरिकेडिंग थी और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। कमल के घर ना पहुंचने पर जब परिजन रात भर कई थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे सुबह पुलिस ने हादसे की जानकारी दी। इसके बाद शव गड्ढे से बरामद किया गया। घटना के बाद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचे और जल बोर्ड को जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कृष्णा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो इस खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा सोनकर, कृष्णा, अब जो ये खबर सामने निकल कर आ रही है, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद वहां पे पहुंचे हैं दिल्ली में जो गड्ढा खोदा था और वहां एक युवक की मौत हो गई। वो ऑफिस से घर जा रहा था, तभी रात में वो अचानक इस गड्ढे में गिर गया। कितनी बड़ी लापरवाही है ये, कृष्णा? बिल्कुल, कल देर रात का मामला है और ये दर्दनाक हादसा सामने आया है कि जिस तरह से जो दिल्ली जल बोर्ड है उसका जो कार्य है पूरी दिल्ली में चल रहा है, और जब पूरी दिल्ली में चल रहा है तो कहीं ना कहीं जब वो कार्य होता है तो उसके पहले जो है रास्ता को इनके लिहाजे उस रोड को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो बंद जो रोड है वो पूरा खुला था पूरी तरह से, और रात का समय था, गड्ढा बहुत गहरा था और वहाँ पर लाइट की सुविधा भी नहीं थी। इस तरह से जो जिनकी मौत हुई है वो आते हैं सच और सीधा वो गड्ढे में गिर जाते हैं, कि लाइट कोई थी नहीं और पूरी रात भर तरफ से है जो वहाँ बताया गया है, जिस तरह से जो FIR लिखी गई है, सबने क्या बताया कि उनकी जो तरफ से मौत हो गई। आपको बता दूं जिसको लेकर राजनीतिक तरीके से भी कई बयान आए हैं। संसद में मौजूद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो साउथ दिल्ली से है, उनका भी बयान आया है। रणबीर सिंह गुजरी ने ये कहा है कि जो है इस पर दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है और दोषी है उसको सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर आशीष सूद ने भी बोला है कि दिल्ली जल बोर्ड का कार्य चल रहा है, इसको लेकर जांच की जानी चाहिए, किस तरह से गड्ढा खोला गया, लाइट क्यों नहीं है, क्यों रोड को बंद नहीं किया गया, तमाम तरीके के सवाल है। और इस पर जो दिल्ली पुलिस है उस पर जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से निगरानी बनाए रखी थी। और निगरानी कैसी, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद जब परिजन पहुंचे तो परिजनों ने जब FIR लिखवाई तो वो इनकार कर रहे थे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दूं, वो इनकार कर रहे थे। उसके बाद जब परिजन घर पहुंचे हैं उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से इन परिजनों को कॉल आता है, वो ये कहते हैं कि आपके जो है सच है, इनका जो है शव मिला है और इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। कहीं ना कहीं जानकारी बाद में मिलती है। कृष्णा, आखिर इसमें जवाबदेही किसकी बनती है? जो जल बोर्ड है, आखिर उसने ना कोई बैरिकेडिंग लगाई थी, ना कोई बोर्ड लगाया था, ना कोई चेतावनी वाला वहां पे बोर्ड लगा हुआ था। आखिर जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, आखिर इसमें जवाबदेही किसकी बनती है? अब चाहे मंत्री पहुंचे या कोई भी पहुंचे, कितने भी बड़े अधिकारी वहां पे पहुंच जाएं, ना बच्चे की जान वापस आ सकती है, ना उनके परिवार वालों को वो बच्चा मिल सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से ये मौत का मामला सामने आया है तो इस पर दिल्ली जल बोर्ड की पूरी तरह से जवाबदेही है, क्योंकि पूरी दिल्ली में जो है दिल्ली जल बोर्ड का जो कार्य चल रहा है, गड्ढे से नए पाइपलाइनें दिख रही है, तो उसको लेकर हम खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उसको हम देख रहे हैं कि तमाम जगह लगभग 95% ऐसी जगह है जहाँ पर जो दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है और वहाँ पर खुले में गाड़ियां आ रही है, उस रोड को रोका नहीं जा रहा, बैन नहीं किया जा रहा। जहाँ पर गड्ढे किए जा रहे हैं वहाँ पर रात में लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो जवाबदेही है वो दिल्ली जल बोर्ड की है। दिल्ली जल बोर्ड को इसको जवाब देना चाहिए, जांच बैठनी चाहिए। कृष्णा, ये जो लगातार केसेस सामने आते हैं, ऐसा लगता है कि अधिकारियों को किसी बात का डर ही नहीं है, किसी के जान की उनको परवाह ही नहीं है। जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लोगों की जान चली जाती है, लेकिन बोलने वाला या कोई भी सामने नहीं आता। बाद में तो मंत्री आ जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? बिल्कुल, जिस तरह से ये जानकारी आई है कि मंत्री है, कोई भी नेता है, इसको लेकर आधिकारिक बयान आते हैं लेकिन कोई मदद नहीं होती है। जांच का भी आदेश दे दिया जाता है लेकिन जांच कहाँ होती है, सिर्फ कागजों में सीमित हो जाती है। जिस तरह से जो है बयान से कुछ काम नहीं चलता, क्योंकि अगर ये कार्य चल रहा है तो दिल्ली जल बोर्ड के जो मंत्री है उनके आदेश से चल रहा है। अगर उनका आदेश है तो दिल्ली जल बोर्ड के जो मंत्री है उनको साफ तौर पे आदेश में ये भी मेंशन करना चाहिए कि जहाँ पर गड्ढा है, जहाँ ये कार्य चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, उससे पहले बैरिकेड कर देना चाहिए। सुरक्षा ही सबसे बड़ा पहलू है
लोगों का, क्योंकि अगर जहाँ पर बैरिकेड नहीं होगा, जहाँ पर रोड को नहीं बंद कराया जाएगा और जहाँ कार्य चलता रहेगा, तो वहाँ पर और हादसे होते रहेंगे। जवाबदेही जो है खाली कागजों में सीमित रहेगी। सिर्फ मीडिया को बता देने से, सिर्फ ये बता देने से कि जी हमें कृष्णा, उससे कुछ इस नहीं पर होगा। दुख है, जी बिल्कुल इस पर कुछ नहीं हो सकता, वो कार्य करने पड़ेंगे। क्योंकि लगातार देखा किस तरह से पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, हादसों पर सिर्फ बयानबाजी होती है। बस मंत्री जी आते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि इसको लेकर जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई कहाँ की गई? कार्रवाई कह देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जिस तरह से हादसा होता है उसके बाद जो आधिकारिक बयान आता है कि इसको लेकर जांच की जाएगी और जो जांच में गलत पाएगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी तक नहीं देखा कि कार्रवाई कहाँ पर है। ये लोगों को खाली बताने के लिए है कि जो मंत्री है, नेता है, उसको लेकर ये पूरी तरीके से सतर्क है और वो आगे है तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें पता है कि कार्रवाई कहाँ तक है। सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन फिलहाल यही मामला है कि अगर कुछ कार्य चल रहा है दिल्ली सरकार का, चाहे वो जल बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी आधिकारिक तौर पर कोई भी कार्य चल रहा हो सरकार का, वहाँ पर सुरक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, जवाबदेही सरकार की है। सरकार की भी बनती है, जी। वहाँ पर सुरक्षा करना, वो अधिकारियों को बोले, निर्देश दे कि ये रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, ताकि कोई भी आवाजाही ना हो और कोई भी हादसे का शिकार ना हो सके। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात भर थाने में परिवार भटकता रहा, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने आखिरकार अपना बेटा खो दिया। दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली जो खबर आ रही है वो बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु के तुमकुरू हाईवे पर हुमंतपुरा गेट के पास एक टूरिस्ट बस में आग लग गई। हादसे में सभी 30 यात्री बार बार बच गए। जानकारी के अनुसार रात 1:30 बजे बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही संजना टूरिस्ट बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे नाली में झुक गई और ऊपर से गुजरे बिजली के तार से छू गई है। इसके कारण बस में चिंगारी फैली और पूरी बस में आग लग गई। हालांकि यात्री समय रहते बस से बाहर निकल पाए और किसी तरह से हाथाहाथ होने की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और राहत कार्य भी शुरू कर दिया है। अगली जो खबर है वो महाराष्ट्र से आ रही है। रायगढ़ जिले के महाड़ में बनी कंपनी में वेल्डिंग के दौरान अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। सूत्रों के अनुसार आग लगते ही कंपनी प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है, जिसमें बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि इस घटना में एक कामगार घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही महाड़ MIDC पुलिस स्टेशन के अधिकारी और अग्निशमन दल मौके पर पहुंच गए। आग की वजह से आसपास के क्षेत्र में कुछ समय के लिए भय का माहौल भी बन गया। फिलहाल महाड़ पुलिस प्रशासन आग लगने के सही कारणों की जांच कर रहा है। सेफ्टीची टीम आहे, त्या टीमनी आग आटोक्यात आणलेली। फायरची गाडी पण यायच्या अगोदर सेफ्टी टीम आहे, त्यांनी ती आग आटोक्यात आणली। ग्रामस्थ आक्रमण झाल्याचं दिसले गेटवर, नक्की काय कारण आहे? तर त्यांची गावातली 2 मुलं होती, ते त्यांचं म्हणणं होतं की ती आमची लोक आम्हाला दाखवा ती काय इंजुर्ड झालेत काय म्हणून। परंतु तिथं फक्त फॅब्रिकेशनची 3 लोक होती, त्यातल्या एकाने उडी मारली ती गेली, त्याला हाताला इंजुरी झालेली आहे, बाकी व्यवस्थित। कंपनीचा कॉन्ट्रॅक्ट होतं का कंपनी ठेकेदार होतं? ठेकेदार फॅब्रिकेशन मग त्याच्या हलगर्जीमुळे झालं असं तुमचं म्हणणं आहे का? ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळेच हा अपघात झाला असं काय कारण आहे? ठेकेदाराचं ठेकेदाराचं नाव काय? श्रेय एंटरप्राइजेस। हे वेल्डिंग करत असताना त्याची ठिणगी ATPच्या टँकमध्ये जे पाणी होतं त्यामध्ये पडल्यानंतर ते पाण्याने आग, सांडपाणी असतं ते सॉल्व्हंट असतं ना। महाराष्ट्र के पालघर जिले के जौहार तालुका में सड़क और एम्बुलेंस की सुविधा न होने की वजह से एक 18 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जौहार तालुका के तिलोड़ा गांव का रहने वाला शैलेश मगन वागदड़ा गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार गांव तक पक्की सड़क न होने की वजह से परिजनों और ग्रामीणों को शैलेश को डोली में बांधकर अस्पताल ले जाना पड़ा।
दुर्गम पहाड़ी रास्तों और लंबी दूरी के कारण इलाज में देरी हुई और युवक की जान नहीं बच पाई। जव्हार तालुक्यातील तिलोंडा ग्रामपंचायतीअंतर्गत आंबेपाड्याला जाण्यासाठी चांभारशेत तिलोंडा मुख्य रस्ता ते आंबेपाडा हा 1800 मीटरचा रस्ता 2024-25च्या नरेगाच्या निधीमधून माती, मुरुम व खडीकरणाचं काम पूर्ण केलेले असून सदर रस्त्यावर जीप किंवा पिकअप यासारख्या वाहनांची वाहतूक सुरू आहे। जव्हार तालुक्यातील तिलोंडा ग्रामपंचायतीअंतर्गत आंबेपाड्याला जाण्यासाठी चांभारशेत तिलोंडा मुख्य रस्ता ते आंबेपाडा हा 1800 मीटरचा रस्ता 2024-25च्या नरेगाच्या निधीमधून माती, मुरुम व खडीकरणाचं काम पूर्ण केलेले असून सदर रस्त्यावर जीप किंवा पिकअप यासारख्या वाहनांची वाहतूक सुरू आहे। जव्हार तालुक्यातील तिलोंडा ग्रामपंचायतीअंतर्गत आंबेपाड्याला जाण्यासाठी चांभारशेत तिलोंडा मुख्य रस्ता ते आंबेपाडा हा 1800 मीटरचा रस्ता 2024-25च्या नरेगाच्या निधीमधून माती, मुरुम व खडीकरणाचं काम पूर्ण केलेले असून सदर रस्त्यावर जीप किंवा पिकअप यासारख्या वाहनांची वाहतूक सुरू आहे। जव्हार तालुक्यातील तिलोंडा ग्रामपंचायतीअंतर्गत आंबेपाड्याला जाण्यासाठी चांभारशेत तिलोंडा मुख्य रस्ता ते आंबेपाडा हा 1800 मीटरचा रस्ता 2024-25च्या नरेगाच्या निधीमधून माती, मुरुम व खडीकरणाचं काम पूर्ण केलेले असून सदर रस्त्यावर जीप किंवा पिकअप यासारख्या वाहनांची वाहतूक सुरू आहे। जव्हार तालुक्यातील तिलोंडा ग्रामपंचायतीअंतर्गत आंबेपाड्याला जाण्यासाठी चांभारशेत तिलोंडा मुख्य रस्ता ते आंबेपाडा हा 1800 मीटरचा रस्ता 2024-25च्या नरेगाच्या निधीमधून माती, मुरुम व खडीकरणाचं काम पूर्ण केलेले असून सदर रस्त्यावर एम्बुलेंस की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, ना फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा है, ना कोई अस्पताल की सुविधा है। इस मामले में कभी भी अगर उनको रात को कोई दिक्कत हो या दिन को कोई दिक्कत हुई, कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको जिस तरह से आपने वीडियो जब दिखा रहे, जिस तरह से डोले में वीडियो आ रहा है, उसी तरह से उनको कपड़े में बांध के और मरीज को उसी डोले में बैठा के कम से कम 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। तो वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है, उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। बहुत सारे मरीज तो इस तरह के हैं कि डोले में वहां तक पहुंचते हो सकता है रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे मामले पालघर जिले में जो आदिवासी पाटे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे देखने को हुई है। जी बसंत, 21वीं सदी में है हमें, और हम जहां एजुकेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब इस तरीके की सामने खबर आती है तो लगता है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अभी भी हमें वो सारी मूलभूत जो सुविधा होती है वो तक नहीं मिल पा रही है। जी, अभी जो पालक मंत्री यहाँ के हैं, उसके पहले जो पालक मंत्री थे विष्णु सावरा, ये भी एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र से थे और वहीं के रहवासी थे, पालघर जिले के रहवासी थे। और इसके भी कार्यकाल में ऐसे कितनी मौतें हुई है, इसका कुछ हम गिनती नहीं बता सकते, अभी आंकड़ा हमारे पास में नहीं होता। लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ के जो भूतपूर्व बीजेपी के सांसद है, उनके ही बेटे हैं हेमंत सावरा, ये पूरे पालघर जिले के सांसद है और ये बीजेपी के सांसद। देखा जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में भी है और बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में भी है, फिर भी पालघर जिले के जो आदिवासी है ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी बसंत, ये बड़ी बात आपने कही है कि बीजेपी की सरकार है और सांसद भी वहीं के हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं ये कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि इतनी एक 18 साल की एक चिंताजनक जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, वीडियो निकल कर सामने आ रहा है। हमारे दर्शक भी ये देख रहे होंगे कि जिस तरीके से एक 18 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसको टाइम पे सिर्फ इलाज नहीं मिल पाता, उसके जो परिजन है वो किस तरीके से उसको बांध के लेके जा रहे हैं,
ये सोचने वाली बात है। जी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले इसके पहले भी हो चुके हैं, पर अभी कैसा है, अभी एक नया मामला फिर से आया है। अभी वहाँ के अधिकारी बोले कि अभी हमें पता नहीं, अभी हम इस मामले को संज्ञान में ले रहे। ऐसे इसके पहले भी अधिकारी यही बातें बोलते हैं संज्ञान में, लेकिन जो अगर देखा जाए तो पालघर जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनके जो छोटे छोटे आदिवासी लोग, उनके जो पाड़े हैं, इनके पाड़े में मूलभूत सुविधाओं से आज भी ये वंचित है। कोई भी सरकार रहने दो, और इसकी कोई भी सुविधाएं अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा पाई है। जी बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इस खबर पर अपनी नजर भी बनाए रखिएगा। अगली जो खबर आ रही है वो हनुमानगढ़ से आ रही है। हनुमानगढ़ में एसपी हरिशंकर ने सदर पुलिस थाना का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएलजी की बैठक को लेकर क्षेत्र में नशे की रोकथाम, कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा की है। इसके साथ ही आगामी त्योहारों और चुनावों के दौरान शांति, भाईचारा और सुरक्षित माहौल बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है। एसपी ने सदस्यों से सहयोग की अपील की है और इस मौके पर थाना प्रभारी राकेश सांखला, सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और गणमान्य वहां पे नागरिक भी मौजूद थे। राजस्थान के भरतपुर में चंबल परियोजना की जोत रैली टंकी बनी शॉपिंग रैली गांव निवासी को पानी नहीं मिल पा रहा है। जोतरौली गांव में लाखों रुपए खर्च कर टंकी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन जलापूर्ति लाइन चालू नहीं होने से और टूटने के कारण अभी तक गांव वासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। सरपंच प्रत्याशी बालवीर सिंह का कहना है कि टंकी तो बनी है, लेकिन ग्रामीण अभी भी पेयजल के लिए पुराने स्रोतों पर ही निर्भर है। चंबल परियोजना की जेएन अनीता मीणा ने बताया कि टंकी फिलहाल सेकेंड फेज में चल रही है और जलापूर्ति लाइन की मरम्मत के लिए प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं। ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जल्द ही टंकी चालू नहीं हुई तो वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और प्रशासन से मांग की गई है कि तकनीकी खामियों को दूर कर चंबल परियोजना का लाभ गांव वासियों तक शीघ्र पहुंचाया जाए। हनुमानगढ़ से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां इस वर्ष सरसों की फसल किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। जिले और आसपास के क्षेत्रों में खेतों में लहराती सरसों की फसल पीले फूलों से ढकी हुई नजर आ रही है, जो दूर से पीली चुनरी जैसी दिखाई दे रही है। सड़क किनारे भी सरसों के खेत आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। सिंचाई पानी की कमी के बावजूद परलिका और आसपास के गांवों में किसानों ने सरसों की खेती को प्राथमिकता दी और ये लगातार दूसरा साल है जब गेहूं के साथ सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर की गई। किसानों का ये कहना है कि खरीफ और फसलों और तिल और बाजरे में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई सरसों से होने की उम्मीद है। बीते 2 वर्षों से खाद्य तेलों के दाम बढ़ने के कारण सरसों का बाजार भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि अधिकारियों के अनुसार यदि मौसम अनुकूल रहा तो इस बार सरसों की बम्पर पैदावार तय मानी जा रही है। अगली जो खबर है वो चित्तौड़गढ़ से आ रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा से गर्व की खबर सामने आ रही है, जहां की होनहार बेटी नंदिनी लाहोटी ने राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया। नंदिनी लाहोटी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा में मनोविज्ञान विषय से परसेटाइल हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है। नंदिनी ने कुल 300 में से 256 अंक अर्जित कर न केवल जूनियर रिसर्च फेलोशिप बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार इस विषय में देश भर में 29,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल थे, जिनमें नंदिनी का प्रदर्शन सर्वोच्च रहा।
नंदिनी डॉक्टर मनीष लाहौटी और नीतू लाहौटी की सुपुत्री हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से रावत भाटा नगर, जिला चित्तौड़गढ़ और पूरे राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। नंदिनी की सफलता की मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन का परिणाम माना जा रहा है। हाँ, ये एग्ज़ाम है यूजीसी नेट जेआरएफ का। ये कंडक्ट कराते हैं ताकि हम इसके आगे पीएचडी कर सकें, या फिर किसी को प्रोफेसर बनना है तो वो उस लाइन में जा सके। तो उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है जिसमें 3 स्टेज होती है। तो उसमें मैंने सबसे जो अच्छा स्टेज है वो क्वालिफाई किया है, टॉप रैंक से। तो आपने किस सब्जेक्ट में इसका एग्जाम दिया है? साइकोलॉजी में। तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए ना, पूरी डिटेल बताइए क्या क्या हुआ है इसमें। तो इसमें हमें पहले बैचलर्स करना पड़ता है, मास्टर्स करना पड़ता है। मास्टर्स करने के बाद हम इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर हमारा पहला क्वालिफाई हो जाता है, इसकी 3 कट ऑफ आती हैं। तो अगर हम पहला क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम नेट भी कर लेते हैं तो हम इसके बाद वैकेंसी निकलेगी तो प्रोफेसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना, जिसमें हमें स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए हर महीने। हाँ, ये एग्ज़ाम है यूजीसी नेट जेआरएफ का। ये कंडक्ट कराते हैं ताकि हम इसके आगे पीएचडी कर सकें, या फिर किसी को प्रोफेसर बनना। सीकर से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां रीको एरिया के पीछे खेत में खुदाई के दौरान बनुमा ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। ये घटना उस समय सामने आई जब गिरधारीलाल के खेत में रास्ता बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। मिट्टी हटाते ही वहां ग्रेनेड जैसी वस्तु दिखाई दी, जिसे देखकर काम कर रहे लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से गड्ढे को मिट्टी से ढकवाकर क्षेत्र को सील कर दिया गया है। एहतियातन मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए जयपुर से बम निरोधक दस्तावेज भी बुलाया गया, जो शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई करेगा। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये ग्रेनेड पुराने समय में कबाड़ी के जरिए यहां पहुंचाया गया था, जो लंबे समय से मिट्टी में दबा होने के कारण नजर नहीं आया। श्रीगंगानगर से खबर सामने आ रही है। विजयनगर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट के मोबाइल से व्यापारी को फिरौती की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दहन ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जनवरी 2026 को विजयनगर क्षेत्र के एक व्यापारी को 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हुए धमकी भरा फोन आया। फोन करने वालों ने रकम नहीं देने पर व्यापारी के बेटे को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। जांच के दौरान 31 जनवरी 2026 को रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में एक मोबाइल लूट की घटना भी सामने आई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिरों की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिलदीप सिंह निवासी जीबी और मामले के मास्टरमाइंड गुलराज सिंह उर्फ लाली निवासी गांव जोड़ा, जिला तरनातरण, पंजाब को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ भी की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जो अगली खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटवाने या संशोधन करने की आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी हैं। मतदाता घर बैठे वोटर ECI-government.in वेबसाइट या ECI नेट मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए अपने मतदाता केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क किया जा सकता है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम कटवाने के लिए, आपत्ति के लिए फॉर्म 7 का विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 निर्धारित किया गया है। आयोग के अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की गई है। अब तक करीब 2.89 करोड़ नाम भी इसमें हटाए जा चुके हैं। जो अगली खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। पीयूष
क्या कुछ कहा है, आइए सुनवा देते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपने अपने अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं क्या 10 बड़ी बातें बोली हैं पीयूष गोयल ने। भारत अमेरिका ट्रेड डील की 10 बड़ी बातें पीयूष गोयल ने लोकसभा में जानकारी दी। अमेरिका और भारत के बीच हुई मेगा ट्रेड डील दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस डील में भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है ताकि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न हो। बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने अपने संवेदनशील सेक्टरों, खासकर कृषि और दुर्ग क्षेत्रों के हितों की पूरी रक्षा सुनिश्चित की है। एक साल तक चली कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सफलता हासिल की है। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की है। इस बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के निर्यात पर लगाए जाने वाले टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की है, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। वर्तमान में अमेरिका अन्य कई देशों की तुलना में भारत से ज्यादा टैरिफ वसूल रहा था, जिसे इस डील के तहत संतुलित किया गया है। इस डील से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और भारतीय निर्यातों को फायदा मिलेगा। विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण सेक्टर को इस समझौते से महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ मिलेगा। डील से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इसका विस्तृत विवरण सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे व्यापार और निवेश के लिए स्पष्टता आएगी। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।